असवी से पहले अध्यांश तैयार हो गया था। उसने हल्के हरे रंग का सिंपल कुर्ता पहना था और नीचे ऑफ वाइट चूड़ीदार। वो अब भी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था कि तभी असवी भी तैयार होकर आ गई। असवी को अपने हाथों में मेहंदी भरकर लगवानी थी, इसलिए उसने हल्के हरे रंग का क्रॉप टॉप और ऑफ वाइट रंग का फ्लोरल चनिया पहना था। साथ में ऑफ वाइट रंग की ही ओढ़नी भी थी। दोनों एक दूसरे के साथ मैचिंग आउटफिट्स में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, एकदम मेड फॉर ईच अदर। अध्यांश ने अपने हाथों से असवी का बाकी का श्रृंगार किया। माथे पर मैचिंग बिंदी, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और चेहरे पर हल्का मेकअप। ज्वेलरी में खास कुछ नहीं था, बस कानों में छोटे छोटे झुमके और हाथ में ब्रेसलेट। अध्यांश ने असवी को गले में कुछ नहीं पहनने दिया उसके जख्म की वजह से। फिर भी असवी ने जिद करके मंगलसूत्र तो पहन ही लिया। आज आपके प्यार की परीक्षा है राजा साहब। अध्यांश असवी को तैयार कर रहा था, तभी असवी को शरारत सूझी तो उसने अध्यांश से मजाक की। क्यों? अध्यांश को तो पता ही नहीं था कि असवी किस बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने अपना ध्यान असवी को तैयार करने में ही रखा और उसकी तरफ देखे बिना पूछा। असवी ने हंसते हुए कहा, क्या क्यों? आज मेरी मेहंदी का रंग बताएगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्या बकवास कर रही हो जान? ऐसा कुछ नहीं होता। अध्यांश को असवी की बात बिल्कुल ही बेबुनियाद लगी, परंतु असवी तो अध्यांश की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने तर्क दिया, बकवास नहीं कर रही हो अध्यांश, सच कह रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जिस लड़की की मेहंदी का रंग सबसे गहरा आता है उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। अब अगर मेरी मेहंदी का रंग गहरा नहीं आया तो आप देख लेना। और साथ में धमकी भी दे दी। अच्छा जी, अध्यांश सिंह राजवंश को धमकी? ऐसा है तो फिर मैं भी अपने हाथ में थोड़ी मेहंदी तो लगवाऊंगा ही, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हमारी रानी साहिबा हमें कितना प्यार करती है। अध्यांश ने भी असवी की धमकी के आगे झुके बिना जवाब दिया। ऐसे ही नोक-झोंक करते करते अध्यांश ने असवी को तैयार कर दिया। असवी और अध्यांश दोनों पूरी तरह से तैयार हो गए तो असवी ने अध्यांश को और अध्यांश ने असवी को नज़र का काला टीका लगाया। एक परफेक्ट कपल पिक क्लिक करके अध्यांश असवी को लेकर मेहंदी के लिए होटल के गार्डन एरिया में आ गया। सौभाग्य से अभी तक कोई और नहीं आया था, इसलिए दोनों को किसी ने साथ में देखा भी नहीं। अध्यांश और असवी ने पहुंचकर बाकी सारी तैयारियां देख ली। इतने में दूल्हा और दुल्हन भी आ गए। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी आ गए। सबसे पहले आंसी के हाथों में मेहंदी लगनी शुरू हुई, उसके बाद बाकी सबकी बारी आने वाली थी। मेहंदी फंक्शन बहुत फीका फीका सा लग रहा था, जिसे देखकर त्रिशिका और निवांशी से रहा नहीं गया और दोनों ने धमाल मचाना शुरू कर दिया। डीजे से गाने प्ले करवाकर त्रिशिका ने एक के बाद एक सबको डांस के लिए स्टेज पर बुला लिया। सभी अपनी मस्ती में नाच रहे थे, कूद रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति की आंखों में अंगारे धधक रहे थे। अध्यांश और असवी को अपनी मस्ती में एक दूसरे के साथ झूमते देखकर सबसे दूर खड़ी पाखी का क्षण प्रतिक्षण बढ़ता गुस्सा एक पॉइंट पर आकर उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके हाथ में जो ग्लास था उसने उसे तोड़ डाला। हालांकि म्यूजिक की आवाज़ में किसी को सुनाई नहीं दिया। आंसी के हाथों पर मेहंदी लग गई तो बारी बारी अधीरा, त्रिशिका, निवांशी और असवी भी मेहंदी आर्टिस्ट के पास आकर अपने हाथों में मेहंदी लगवाने लगी। असवी ने अपनी मेहंदी में किसी को दिखाए बिना अध्यांश का नाम लिखवाया, जबकि निवांशी ने अंगद का, अधीरा और त्रिशिका दोनों पास पास बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। जब दोनों आपस में बातों में मग्न थी, उसी क्षण उसका फायदा उठाकर अथर्व मेहंदी आर्टिस्ट के पास आया और उसके कान में अधीरा के हाथ में अपना नाम लिखने के लिए कहा और अधीरा या त्रिशिका की नज़र उस पर पड़ने से पहले ही वहाँ से चला गया। मेहंदी आर्टिस्ट ने भी अथर्व की बात मानकर अधीरा के हाथ में बिना उसे पता चले उसका नाम लिख दिया। अध्यांश ने भी अपने हाथ में गणपति बप्पा की डिजाइन बनाकर उसमें असवी का नाम लिखवाया। देखने वालों को तो वो भगवान गणेश की डिजाइन ही लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें असवी का नाम था। उसे ऐसा करते देखकर अथर्व ने भी अपने हाथ में उसी तरह अधीरा का नाम लिखवाया। अंगद और दैविक को तो किसी से कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने तो सबको दिखाने के लिए अपनी अपनी प्रेमिका का नाम लिखवाया। मेहंदी का फंक्शन चल ही रहा था,
तभी ढोल नगारों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर सबकी नज़र उस दिशा में गई तो सामने से एक साथ 6-7 ढोल वाले ढोल बजाते हुए आ रहे थे। उनके सिर पर राजस्थानी पगड़ी बंधी थी। उनका पोशाक भी राजस्थानी रंग में रंगा हुआ था। उन सभी ढोल वालों के पीछे हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह चले आ रहे थे। उनके साथ बंसूरी भी थी। उन्हें देखकर अध्यांश अपनी जगह से उठकर उनका वेलकम करने गया। अस्वी भी जाना चाहती थी, लेकिन लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर वह नहीं गई। अस्वी भले ही मिलने नहीं गई, लेकिन उन दोनों की नज़र तो अस्वी पर ही थी। अस्वी को देखते हुए वे दोनों इतने खो गए कि दोनों के मन से ये बात ही निकल गई कि उनकी अपनी भी एक बेटी है। हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह सबसे पहले आंसी और दैविक से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिए। उनके साथ आई बंसूरी दौड़कर अस्वी के पास आई। बंसूरी को देखकर अस्वी ने उसे अपने पास बैठाया और मेहंदी आर्टिस्ट से कहकर उसके हाथ पर भी मेहंदी लगवाई। सबकी मेहंदी लग गई तो दोपहर के खाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लड़कियों के हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी नहीं थी, इसलिए उनके पार्टनर उन्हें अपने हाथों से खिलाने वाले थे। इस बात का फायदा उठाते हुए अध्यांश के करीब आने के इरादे से पाकी उसके पास आई और उससे निवेदन किया कि वह उसे खाना खिला दे। हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह की उपस्थिति के कारण अध्यांश उसे मना भी नहीं कर सकता था और उसे अस्वी को भी खिलाना था, इसलिए हाँ भी नहीं कर पा रहा था। वह वास्तव में उलझन में फंस गया। पाकी ने अध्यांश का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर फूड स्टॉल की तरफ ले जाने लगी। तभी पीछे से त्रिशिका आई और उसने अध्यांश का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, भाई बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खिला दो ना। त्रिशिका की बात पर अध्यांश ने पाकी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और त्रिशिका के साथ चला गया। पाकी बस गुस्से में उसे जाते देखती रही। त्रिशिका अध्यांश को लेकर अस्वी के पास आई और उसे अस्वी के पास बैठा दिया। एक वेटर को बुलाकर खाने की थाली मंगवाई और उसे अध्यांश के हाथ में देते हुए त्रिशिका बोली, भाई आप भाभी को खिला दो, मुझे तो अथर्व भाई खिला देंगे। त्रिशिका की सारी प्लानिंग समझते हुए अध्यांश ने मुस्कान के साथ ओके कहा, लेकिन साथ में अधीरा को भी लेते जाना, उसे खिलाने के लिए भी तो कोई नहीं होगा। जी भाई, इतना कहकर त्रिशिका वहाँ से चली गई। जान क्या खाना है? त्रिशिका के जाने के बाद जैसे ही उन्हें एकांत मिला, अध्यांश ने अस्वी से पूछा, आप जो खिलाएंगे वो खा लूँगी, लेकिन आज मैं आपको अपने हाथों से नहीं खिला पाऊंगी। अस्वी ने अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाते हुए अध्यांश से कहा, कोई बात नहीं। अध्यांश ने अंगूर रबड़ी एक चम्मच में भरकर अस्वी के सामने रख दी। अस्वी इसी तरह चुपचाप खाती गई और अध्यांश उसे खिलाता रहा। थोड़ी देर बाद अस्वी की नज़र थोड़ी दूर अकेली बैठी बंसूरी पर पड़ी। उसे देखकर अस्वी ने अध्यांश को बुलाया। अध्यांश, हाँ जान, शमशेर भाई साहब आए हैं। हाँ क्यों, तुम्हें उनसे कोई काम है? मुझे नहीं, लेकिन किसी और को उनकी मदद की ज़रूरत है। और वो दूसरा कौन है? बंसूरी। प्लीज़ आप शमशेर भाई साहब से कहिए कि वो बंसूरी को भी खाना खिला दे प्लीज़। तो तुम खुद ही कह दो ना। लेकिन मैं कैसे? अरे तुम उनकी रानी साहब हो और तुम्हारा हुक्म मानना उनका धर्म है। 1 मिनट, मैं उन्हें बुलाता हूँ, तुम खुद ही उनसे कह दो। इतना कहकर अध्यांश ने शमशेर को बुलाया, जो आज सुबह ही आया था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण किसी को उसके आने की खबर नहीं थी। अध्यांश के बुलाने पर शमशेर उसके पास आया और उसके सम्मान में सिर झुका दिया। जी राजा साहब। शमशेर, तुम्हारी रानी साहब को तुमसे कुछ काम है, अध्यांश ने कहा। शमशेर ने अध्यांश से नज़र हटाकर अस्वी की तरफ देखा और उनके सम्मान में भी सिर झुकाते हुए बोला, हुक्म कीजिए रानी साहब। शमशेर भाई साहब, आप प्लीज़ वहाँ सामने बैठी बंसूरी को खाना खिला दीजिए, अस्वी ने शमशेर से निवेदन किया। अस्वी की यह बात सुनकर शमशेर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास अस्वी का हुक्म मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने हाँ कर दी और खाने की प्लेट लेकर बंसूरी के पास चला गया। बंसूरी को भी शमशेर के साथ थोड़ा अजीब लगा, लेकिन शमशेर ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे अस्वी ने भेजा है, इसलिए बंसूरी बिना कोई विरोध किए शमशेर के हाथ से खाना खाने लगी। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ उन्हें खिलाने में व्यस्त थे, लेकिन अध्यांश और अस्वी की नज़दीकी देखकर 2 लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। वैसे तो अध्यांश और अस्वी जिस जगह बैठे थे
वह लोगों की नज़रों से दूर थी, लेकिन कोई ऐसा था जिसकी नज़र पहले से ही अध्यांश पर टिकी थी। इसलिए उसकी नज़र में अध्यांश और अस्वी की नज़दीकी भी आ गई। वह और कोई नहीं बल्कि बाकी थी, जिसे अध्यांश और अस्वी को इतनी करीब देखकर गुस्सा आ रहा था। और दूसरा व्यक्ति था अमन, जो जब से अस्वी हवेली में आई थी तब से वह कोई मौका ढूंढ रहा था अस्वी को परेशान करने का, लेकिन अध्यांश के रहते उसे वह मौका नहीं मिल रहा था। सबका खाना खत्म हो गया तो सब आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। शाम को सगाई थी, इसलिए दोपहर में सबने आराम कर लिया। सगाई का कलर कोड बेबी पिंक था, इसलिए शाम को सगाई में दूल्हा दुल्हन को छोड़कर बाकी सभी ने बेबी पिंक कलर के आउटफिट्स पहने थे। सगाई भले ही आंशी और दैविक की थी, लेकिन फंक्शन में छाए हुए तो अध्यांश और अस्वी ही थे। अस्वी ने बेबी पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी जिसमें मिरर वर्क किया हुआ था। वही अध्यांश ने बेबी पिंक कलर का इंडो वेस्टर्न पहना था। सगाई का मुहूर्त हो गया था। सभी लड़के दैविक की तरफ थे, जबकि सभी लड़कियां आंशी की ओर। सगाई का समय हुआ तो पंडित जी ने आंशी की मम्मी को बुलाया और उनसे कुलदेवी के मंदिर में चढ़ाया गया श्रीफल मांगा, लेकिन श्रीफल आंशी का भाई लेकर आने वाला था, जो अब तक आया नहीं था। सब उसी का इंतजार कर रहे थे। सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी पीछे से कोई आकर अस्वी को उठाकर घुमाने लगा। अस्वी को किसी और की बाहों में देखकर अध्यांश का खून खौल उठा। अचानक हवा में ऊपर उठ जाने से एक पल के लिए तो अस्वी भी डर गई और उसके साथ खड़े अन्य लोग भी, लेकिन जब उसकी नज़र उसे उठाने वाले पर पड़ी तो उसका डर गायब हो गया और उसकी जगह एक मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए वह बोली, निहाल परी, आई मिस यू सो मच यार। निहाल ने अस्वी को नीचे उतारा और उसे गले से लगा लिया। निहाल के यूं गले मिलने से अस्वी तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके प्यारे पति देव गुस्से से उबल रहे थे। निहाल अस्वी को गले लगाए खड़ा ही था। तभी उसके कानों में एक और जानी पहचानी आवाज़ आई, ये तो गलत है बडी, मैं भी यहाँ हूँ, लेकिन आपको मैं तो दिखाई ही नहीं देती, बस हमेशा आंसू ही नज़र आती है। जाओ, अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। अस्वी और निहाल दोनों जानते थे कि ऐसे नाटक केवल एक ही इंसान कर सकता है, इसलिए निहाल ने अस्वी से अलग होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह खुद निहाल से नाराज होकर मुंह फेर कर खड़ी थी। उसे यूं नाटक करते देखकर पहले तो निहाल को उस पर हंसी आ गई, लेकिन फिर उसे मनाने के लिए निहाल उसके पास आया और पीछे से उसे गले लगा लिया। और उसे मनाने के लिए निहाल प्यार से बोला, ओह मेरी क्यूटी पाई, मुझसे नाराज है? हाँ बहुत ज़्यादा। ओके, तो फिर मैं तेरे लिए लाए चॉकलेट परी को ही दे दूँगा। निहाल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, तो उसे तो मानना ही था। नो नो बडी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे हो सकता है क्या कि आप इतने लंबे समय बाद मुझसे मिले और आपकी वांसी आपसे नाराज हो जाए। निवांशी तो खुश थी, लेकिन अंगद उसे यूं निहाल के इतने करीब देखकर असहज हो रहा था। ये है कौन जो मेरी चेरी से यूं गले मिल रहा है? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेरी को टच करने की? अंगद ने अपना गुस्सा निकाला। अध्यांश भी अपना गुस्सा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाया। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं इसे, इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी पत्नी को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमा रहा है। अध्यांश ने गुस्से में यह कह दिया, लेकिन वह भूल गया कि वह कहाँ खड़ा है। इसलिए अध्यांश की बात सुनकर अंगद, जो थोड़ी देर पहले निहाल पर गुस्सा हो रहा था, तुरंत खुशी से उछल पड़ा। मतलब अस्वी दीदी ही मेरी भाभी है। अंगद के कहे गए शब्द सुनकर अध्यांश को एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की है, लेकिन गलती का एहसास होने तक बहुत देर हो चुकी थी। अंगद अपनी भाभी के बारे में जानकर इतना उत्साहित हो गया कि उसने तुरंत अस्वी से मिलने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अध्यांश ने उसे पहले ही रोक लिया और गुस्से से उसकी तरफ देखकर ना इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि अभी नहीं। अंगद अध्यांश के गुस्से को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने भी अध्यांश की बात मानने में अपनी भलाई समझी। दोनों भाई अपनी ही बातों और ईर्ष्या में उलझे हुए थे। इस बीच निहाल ने अस्वी और निवांशी को उनकी पसंदीदा फेरेरो रोजर चॉकलेट का बॉक्स दे दिया। निहाल अस्वी और निवांशी के साथ व्यस्त था, तभी कोई आकर उसका कान खींचने लगा। निहाल ने नज़र घुमाकर देखा तो वह आंशी की माँ थी। करण, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मासी माँ, पहले तो मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। निहाल ने अपने कान को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा।
न्याल का आंसी की माँ को मासी माँ कहना अस्वी और निवांशी दोनों के लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आंसी और न्याल दोनों भाई बहन हैं। मिसेज अनेजा ने भी न्याल के साथ मजाक करने के लिए उसका कान पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने भी थोड़ी देर में उसका कान छोड़ दिया, लेकिन तब तक उसका पूरा कान लाल हो चुका था। तभी पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी, यजमान मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है। पंडित जी की आवाज़ सुनकर मिसेज अनेजा ने तुरंत न्याल से कहा, करण बेटा, जो श्रीफल लाने के लिए तुमसे कहा था वो तुम लाए हो ना? हाँ मासी माँ, बस 1 मिनट। ऐसा कहकर न्याल ने अपने साथ लाए श्रीफल मिसेज अनेजा के हाथों में रख दिए। मिसेज अनेजा ने श्रीफल लेकर पंडित जी को दिया, जिससे उन्होंने सगाई की विधि शुरू करवाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने लड़की के भाई को बुलवाया, इसलिए मिसेज अनेजा ने न्याल को आंसी के पास आने के लिए कहा। न्याल आंसी के पास आया तो पंडित जी ने प्रसादी का श्रीफल उसके हाथ में रखकर दैविक के हाथ में रखने के लिए कहा। न्याल ने वैसा ही किया। साथ ही पंडित जी ने न्याल से दैविक को कंकु छिड़कने के लिए कहा। न्याल ने वैसा ही किया। इसके बाद उनसे सगाई की अंगूठी लाने को कहा गया, तो अधीरा दैविक और आंसी की अंगूठी लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो सबने तालियों से उनका स्वागत किया। न्याल ने आंसी के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, छोटी, तुम तो आज बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि 2 दिन बाद तुम अपने भाई को भी छोड़कर जा रही होगी। न्याल के ऐसा कहने पर आंसी की आंखें भीग गई और उसने न्याल को गले लगा लिया। करण भैया, मैं आपको बहुत याद करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा छोटी। आंसी की भीगी हुई आंखें देखकर न्याल भी इमोशनल हो गया। वातावरण को गमगीन होते देख निवांशी और आंसी दोनों न्याल और आंसी के पास आए और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अस्वी ने आंसी से पूछा, तुम दोनों अपनी आंखों से गंगा जमुना बहाना बंद करो यार। आंसू एकदम सही कह रही है, तुम दोनों चुप रहो, अभी विदाई में काफ़ी वक्त है। निवांशी ने भी अस्वी के सुर में सुर मिलाया। अस्वी और निवांशी के मजाकिया अंदाज में बोलने से न्याल और आंसी भी थोड़े सामान्य हो गए। दोनों के सामान्य होने के बाद निवांशी ज़्यादा देर सस्पेंस में नहीं रह पाई, इसलिए उसने तुरंत आंसी से पूछ लिया, आंसी, तुम और आंटी बड़ी को करण क्यों कहती हो? उनका नाम तो न्याल है ना? निवांशी के सवाल का जवाब आंसी की बजाय खुद न्याल ने दिया, क्योंकि मेरा पूरा नाम न्याल करण मेहरा है। इतना बड़ा नाम? निवांशी और अस्वी दोनों एक साथ बोल उठी। हाँ, मेरे दादा को न्याल नाम पसंद था, जबकि मेरे पापा ने मेरा नाम करण रखना चाहा था। दोनों की इच्छा पूरी होने के लिए मेरे पापा ने दोनों नामों को जोड़कर एक नया नाम बना दिया, ताकि किसी को भी गलत न लगे। न्याल ने अपने नाम के पीछे की पूरी कहानी बताई। वे चारों अपनी बातें करने में व्यस्त थे। तभी एक वेटर आकर सभी की नज़रों से बचते हुए अस्वी के हाथ में एक चिट्ठी रख गया। पहले तो अस्वी को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह चिट्ठी किसके लिए भेजी गई है, और इसलिए और देर न करते हुए अस्वी बहाना बनाकर वहां से निकल गई और टेरेस पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर अस्वी ने देखा कि रात हो गई है, जिससे टेरेस पर अंधेरा छा गया है। वहाँ कोई नहीं था। जिसने उसे बुलाया था वह भी नहीं था। अस्वी ऐसे ही बार बार उस आदमी को ढूंढ रही थी जिसने उसे बुलाया था। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ लपेट लिए। अस्वी के लिए यह स्पर्श और खुशबू जानी पहचानी थी और दिल के करीब भी। इस स्पर्श को पाकर अस्वी की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अपने हाथ भी उस व्यक्ति के हाथों पर रख दिए और वह बोली, अध्यांश। जान। अध्यांश पीछे से अस्वी के गले के हिस्से पर चूमते हुए बोला। अध्यांश के ऐसे किस करने से अस्वी बहकने लगी, लेकिन उसने पहले ही अध्यांश को पलटा दिया। अस्वी की आंखें बंद थी, इसलिए अध्यांश उसके करीब आया और बार बार उसकी दोनों आंखों पर किस करते हुए फिर बोला, अपनी आंखें खोलो जान। अध्यांश के कहने पर अस्वी ने आंखें खोली तो वह अचंभित रह गई। जहाँ थोड़ी देर पहले अंधेरा फैला हुआ था, वही टेरेस अब जुगनुओं से भरी हुई थी। जुगनुओं से निकलती प्राकृतिक रोशनी वहाँ के वातावरण को और भी आनंददायक बना रही थी। इस सुंदर नज़ारे को देखकर अस्वी की आंखें चौड़ी हो गई और वह आश्चर्य में खो गई। अस्वी ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर चारों ओर देखने लगी। उसे ऐसा सरप्राइज देखकर
अस्वी को अपनी मेहनत का फल मिलता नजर आया। अस्वी इस सब में इतनी खो गई थी कि आगे उसे जो सरप्राइज मिलने वाला था उसके बारे में सोचकर अध्यांश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अध्यांश इंतजार कर रहा था कि कब अस्वी थोड़ी सामान्य हो और वह उसे अपना दूसरा सरप्राइज दे सके। जब अस्वी इतनी शानदार सरप्राइज के लिए अध्यांश को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ी तो उसे दूसरा सरप्राइज मिला, क्योंकि अध्यांश उसके सामने जमीन पर एक घुटने के बल बैठा था। उसके हाथ में एक सुंदर और शानदार अंगूठी थी जिसे उसने अस्वी के सामने रखा। अध्यांश, यह क्या है? अध्यांश को ऐसे देखकर अस्वी के मुंह से शब्द भी रुक रुक कर निकल रहे थे। अध्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान, पहले हाथ आगे करो, फिर सब बता दूंगा। अध्यांश के ऐसे प्यार भरे हाव भाव देखकर अस्वी भी मुस्कुरा गई। उसने बिना देर किए अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अध्यांश ने उसके हाथ की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और उसके हाथ को अपने होठों के करीब लाकर चूमा। अभी तक अस्वी का ध्यान अंगूठी पर नहीं गया था। उसके लिए तो अध्यांश का इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार ही सब कुछ था। अस्वी को अंगूठी पहनाकर अध्यांश खड़ा हुआ और फिर अपनी जेब से एक और बॉक्स निकालकर उसे अस्वी के सामने रख दिया। अस्वी ने आश्चर्य से अध्यांश की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि उस बॉक्स में क्या है। अस्वी की उलझन समझकर अध्यांश ने आंखों के इशारों से बॉक्स खोलने के लिए कहा। अध्यांश की बात मानते हुए अस्वी ने वह बॉक्स उठाकर खोला तो उसमें एक जेंट्स की अंगूठी थी। अस्वी ने नज़र उठाकर अध्यांश की तरफ देखा। इससे पहले ही अध्यांश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके ऐसे हाथ आगे बढ़ाने का मतलब समझकर अस्वी ने तुरंत बॉक्स से अंगूठी निकालकर अध्यांश को पहनाई। अस्वी के हाथ से अंगूठी पहनने के बाद अध्यांश वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया और अस्वी को अपनी गोद में बिठाकर उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन मिसेस राजवंश, आज आपकी मेरे साथ सगाई हुई है। मेहंदी की रस्म भी आज पक्की हो गई। कल हल्दी है और परसों शादी, वह भी सारे रीति रिवाजों के साथ। अस्वी ने भी अपने हाथ अध्यांश के हाथों को अपनी कमर पर लपेटते हुए अध्यांश के कंधे पर रख दिए और अपनी बात कही। पर इसकी क्या जरूरत है राजा साहब, हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है ना। भले ही दूसरे कोई फंक्शन नहीं हुए, लेकिन शादी तो रीति रिवाजों के साथ ही हुई थी ना अध्यांश। जरूरत है जान, मेरी एक मूर्खता के कारण हमारे जीवन से प्यार के वो पल हम जीने से रह गए जो पति पत्नी शादी से पहले एक दूसरे के साथ जीते हैं। मुझे पता है कि आप भले कुछ कहती नहीं, लेकिन आंसी और दैविक को अपने शादी में एक दूसरे के साथ खुशी से मिलते देखकर आपके मन में भी उन पलों को जीने की इच्छा होती है। लेकिन मुझे मेरी गलती बार बार याद न आए, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कहती। पर आपके मन की बात जानने के लिए मुझे कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी आंखें पढ़कर ही मुझे सब समझ आ जाता है कि आप क्या चाहती हो। अस्वी की बातें सुनकर अध्यांश ने अब तक जो कुछ अपने मन में रखा था वह सब उसे बता दिया। जब अध्यांश अपने मन की बात कह रहा था तब अस्वी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। अस्वी को उसकी आंखों में पछतावा साफ साफ नजर आ रहा था। हालांकि अस्वी को इस बात का एहसास तो उस दिन ही हो गया था जिस दिन अथर्व के लोगों ने उन दोनों पर हमला किया था और अध्यांश ने उसे बचाने के लिए बंदूक की गोली अपनी भुजा पर खाई थी। अध्यांश को इस तरह भावुक होते देखकर अस्वी खुद को रोक नहीं पाई और उसने अध्यांश के कंधे से हाथ हटाकर उसे गले लगा लिया। अध्यांश भी उसकी स्थिति समझ रहा था। उसने भी अस्वी को अपने आलिंगन में ले लिया। अध्यांश, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, लेकिन दोबारा शादी नहीं। अस्वी ने इसी तरह अध्यांश के आलिंगन में समाये हुए कहा। शादी क्यों नहीं करना चाहती आप जान? बस ऐसे ही। पर मैं दोबारा आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, वो भी पूरी दुनिया के सामने। अध्यांश प्लीज, लेकिन सच में मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। एक बार शादी हो गई है, वो मेरे लिए बस काफ़ी है। भले ही वो शादी जैसी भी हुई हो या किसी भी परिस्थिति में हुई हो, लेकिन मेरे लिए शादी होना ही महत्वपूर्ण है। और प्लीज़, अब मैं इस विषय पर और कोई डिस्कस नहीं करना चाहती। यह कहते हुए अस्वी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई, साथ ही उसका शरीर भी हल्का हल्का कांपने लगा। लोगों के लिए शादी खुशी का कारण होती है। शादी का दिन सबसे यादगार होता है, लेकिन अस्वी के लिए उसका शादी का दिन एक भयानक याद से ज़्यादा कुछ नहीं था। इसलिए अस्वी दोबारा शादी की बात से ही
घबरा गई थी। उसकी आंखों के सामने फिर से वही सारी बुरी यादें छा गई थी जिन्हें वो भूलना चाहती थी ताकि वो अध्यांश के साथ एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन अध्यांश ने शादी की बात उठाकर अस्वी को सारी यादें वापस दे दी थी। अस्वी में आए इस बदलाव को अध्यांश ने भी महसूस किया। उसे डॉक्टर सारंग की कही हुई बात याद आ गई कि जब जब अस्वी के सामने उसके अतीत से जुड़ी कोई बात होगी या कोई घटना होगी, तब तब उसकी आंखों के सामने वही सब दृश्य होंगे और तब उसे पैनिक अटैक आएगा। और यदि पैनिक अटैक का प्रमाण बढ़ गया तो यह बात अस्वी के लिए जानलेवा हो सकती है। इसलिए उसे जितना हो सके अस्वी को उसके अतीत से दूर रखना चाहिए। डॉक्टर सारंग के साथ हुई बातचीत याद आते ही अध्यांश को समझ में आ गया कि अस्वी दोबारा शादी करने से क्यों मना कर रही है, और इसी कारण उसने अस्वी के बेहोश होने से पहले ही बात संभालते हुए अपने हाथों को उसके चारों ओर कस लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। अध्यांश ने अस्वी के बालों को सहलाते हुए उसे शांति से रहने को कहा। ओके जान, जैसी आपकी इच्छा। आप चाहती हो तो हम दोबारा शादी नहीं करेंगे। प्लीज आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी है, सब कुछ ठीक है, ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वह बेहोश न हो जाए। अध्यांश के समझाने पर और उसके प्यार की वजह से अस्वी थोड़ी देर में शांत हो गई। अस्वी के शांत होते ही अध्यांश उसे टेरेस से उठाकर कमरे में ले आया। अस्वी की बिगड़ती मेडिकल कंडीशन को देखते हुए अध्यांश ने उसे सुला दिया। अस्वी सो गई तो उसने दैविक, अथर्व और अंगद को मैसेज करके सेकेंड फ्लोर पर अस्वी जिस कमरे में पहले रुकी थी उसमें बुला लिया और अस्वी को एक बार देखकर उसके माथे पर प्यार से किस करके खुद भी उसी कमरे में चला गया। अध्यांश के पहुंचने से पहले ही दैविक, अथर्व और अंगद उस कमरे में पहुंच चुके थे और अध्यांश के आने का इंतजार कर रहे थे। शादी की इस भाग दौड़ के बीच अध्यांश का अचानक तीनों को सीक्रेट रूम में बुलाना, यह सब देखकर तीनों को अंदाजा हो गया था कि जरूर बहुत बड़ी बात होगी। तभी अध्यांश ने इतनी इमरजेंसी में बुलाया है। अध्यांश आया और उन तीनों के सामने खड़ा हो गया। अध्यांश के चेहरे पर छाई गंभीरता को देखकर अंगद ने तुरंत पूछ लिया, भाई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? भाभी ठीक तो है ना? अभी तक तो ठीक ही है, आगे पता नहीं। अध्यांश ने सीधा जवाब देने के बजाय पहेली में कहा, मतलब कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ है, तुम तनाव में क्यों हो? दैविक और अथर्व ने अध्यांश के चेहरे को देखकर महसूस किया कि जरूर कुछ तो तनाव है। इसलिए दैविक ने भी उसे ढांढस बांधने के लिए कहा। अथर्व को तो पिछले रात ही पता चल गया था कि किन परिस्थितियों और कुछ गलतफहमी के कारण अस्वी और अध्यांश की शादी हुई थी, लेकिन डॉक्टर सारंग के साथ हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताने से पहले अध्यांश ने दैविक और अंगद को भी अमन की सच्चाई बता दी। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसने अस्वी और उसकी बहन प्रख्या के साथ क्या किया था। अमन की सच्चाई सुनकर अथर्व और अध्यांश की तरह ही अंगद और दैविक का भी खून खौल उठा। अध्यांश ने इसलिए रुकने का नाम नहीं लिया और उसने डॉक्टर सारंग के साथ हुई चर्चा और अस्वी की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी उन तीनों को बताया। अस्वी इतनी सारी कठिनाइयों में जी रही है, यह जानकर तीनों का गुस्सा अस्वी के लिए हमदर्दी में बदल गया। अस्वी की तकलीफ और उसका दर्द तीनों को अध्यांश के चेहरे पर भी दिखाई दिया। अंगद अपनी जगह से उठकर अध्यांश के पास गया और उसे गले लगा लिया। भाई, अब आपने क्या सोचा है, आगे क्या करने वाले हो? उसने अध्यांश से पूछा। 2 दिन बीतने दो, फिर मैं दुनिया के सामने अपने और अस्वी के शादी का ऐलान कर दूंगा। साथ ही मैं तुम्हारी भाभी को लेकर राजबंश बंगले पर रहने आऊँगा ताकि डॉक्टर की सलाह के अनुसार तुम्हारी भाभी को परिवार का प्रेम, साथ, देखभाल मिलती रहे। अध्यांश ने अपने विचार साझा किए। अध्यांश की बात सुनकर अंगद ने कहा, ओके, तो मैं सारी तैयारियां कर लूँगा, तो मैं 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूँगा। अथर्व ने अपनी नफरत और दुश्मनी को एक तरफ रखते हुए कहा, इसके साथ ही तुम तीनों को एक और काम करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यांश ने उम्मीद भरी नज़रों से तीनों की ओर देखते हुए कहा, क्या? तीनों ने एक साथ पूछा। अध्यांश ने कुछ सोचते हुए कहा, दैविक की शादी होने तक अमन आज़ाद रहेगा, क्योंकि मैं दैविक की शादी में कोई विघ्न नहीं चाहता, इसलिए उसे सज़ा मैं दैविक की शादी के बाद ही दूंगा। लेकिन साथ ही मैं
यह भी जानता हूँ कि वह सीधे नहीं रहेगा। अस्वी को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा। और डॉक्टर ने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा था कि अस्वी को तनाव नहीं लेने देना है। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की मदद चाहिए, ताकि अमन अस्वी के साथ कुछ न कर सके। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि उसे अपने भाई या दोस्त को बस आदेश देना है और तीनों उसकी मदद करने के लिए राजी भी हो जाएंगे। अध्यांश की आवाज़ में जो घबराहट थी उसे दैविक ने पहचान लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि हमेशा सबको आदेश देने वाला अध्यांश आज इतनी घबराहट में है। सच में प्यार इंसान को क्या क्या नहीं करवा देता। ऐसे घबराकर हमारी दोस्ती को मत शर्मिंदा करो अध्यांश, तुम बस आदेश करो। दैविक ने उसकी घबराहट को दूर करने के लिए अधिकार से कहा। दैविक का इस तरह अधिकार भाव से कहना अध्यांश को अच्छा लगा, इसलिए उसने कोई भी सीमा न रखते हुए बेझिझक अपनी बात उन तीनों को बताई। इन 2 दिनों में अपनी नज़र हमेशा अस्वी पर रखनी है। मैं उसके साथ हूँ या नहीं, लेकिन एक पल के लिए भी तुम्हारी नज़र अस्वी से हटनी नहीं चाहिए। होगा भाई, तुम टेंशन मत लो। आज से भाभी हमारी जिम्मेदारी है। कुछ करने की बात तो दूर, अमन भाभी तक भी नहीं पहुंच सकेगा। अध्यांश की बात सुनकर अंगद ने आत्मविश्वास के साथ कहा। इसके बाद थोड़ी और चर्चा हुई। उन चारों के बीच और संगीत संध्या का समय भी हो गया था, इसलिए सभी तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अध्यांश भी वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर देखा तो अस्वी जाग गई थी और एकटक छत को देख रही थी, जैसे अस्वी किसी विचार में खोई हुई थी। उसे अध्यांश के आने का भी पता नहीं चला। उसे इस तरह विचारों में खोया देखकर अध्यांश खुद ही अस्वी के पास आ गया और उसकी बगल में आकर लेट गया। साथ ही अस्वी को अपने पास लाकर उसका सिर अपनी छाती पर रख लिया। अध्यांश का एक हाथ अस्वी के बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे था। अध्यांश के इस तरह खींचने से अस्वी की विचारधारा टूट गई। जान, क्या सोच रही हो? अध्यांश ने अस्वी से पूछा। कुछ नहीं, तो फिर इतनी जल्दी क्यों जाग गई? आपको मेरी आदत तो पता है कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, और वैसे भी संगीत संध्या का समय तो हो गया है ना। भूख नहीं लगी? लगी है बहुत ज़्यादा। ओके, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना मंगवा लेता हूँ और आपके आउटफिट्स भी निकाल देता हूँ। अध्यांश के कहने पर अस्वी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई और अध्यांश ने अंगद को फ़ोन करके खाना उसके कमरे में भेजने को कहा। इसके बाद संगीत संध्या के लिए उसने क्लोजेट रूम में जाकर अपने और अस्वी के आउटफिट्स निकाल लिए। अस्वी फ्रेश होकर आई, तब तक अंगद डिनर रूम में रख चुका था। अस्वी वॉशरूम से बाहर आई तो अध्यांश ने उसे बेड पर बिठा दिया और अपने हाथों से उसे डिनर कराया। उसने भी साथ में डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद अध्यांश ने अस्वी को उसके आउटफिट्स दिए और खुद भी क्लोजेट रूम में जाकर चेंज कराया। अस्वी तैयार होकर आई, तब तक अध्यांश ने उसकी ज्वेलरी भी चुनकर साइड पर रख दी थी। 15 मिनट में ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अस्वी बाहर आई। जब दोनों की नज़रें मिली तो दोनों एक दूसरे को देखकर खो गए। अध्यांश ने हल्के जामुनी रंग का कुर्ता और सफ़ेद चूड़ीदार पहना था, ऊपर गहरे जामुनी रंग की कोट। वही अस्वी ने भी गहरे जामुनी रंग की चनिया चोली पहनी थी, जिसमें गोल्डन तार की डिजाइन बनी हुई थी। साथ में जामुनी रंग की लहरिया ओढ़नी थी, जिसका एक छोर पीछे की तरफ कमर में खोसा हुआ था और आगे से पलटी बनाकर बाएं कंधे पर पिनअप किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर खोए हुए थे। तभी मोबाइल की रिंग ने उनका ध्यान तोड़ा। फ़ोन अध्यांश का था। उसने देखा तो अजर्ब उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसके पास समय नहीं था और उसे देर भी हो रही थी, इसलिए उसने अजर्ब का फ़ोन नहीं उठाया। इस बीच अस्वी भी आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई थी और बालों को सही तरह से बनाते हुए उसमें मैसी बन बना रही थी। अस्वी की हेयर स्टाइल बन गई तो अध्यांश ने उसका मेकअप कर दिया और ज्वेलरी भी पहनाई। जान, आप दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। कमरे से बाहर निकलते समय अध्यांश ने अस्वी की तारीफ की। आप भी और हैंडसम लग रहे हैं, इसलिए बचकर रहना। अगर कोई लड़की मुझे आपके आसपास भी दिखी तो समझ लेना कि आपका ऐसा ही हाल होने वाला है। अस्वी ने भी अध्यांश की तारीफ की और साथ ही धमकी भी दी, जिसे अध्यांश ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। जब दोनों नीचे आए तब तक सभी पहुंच चुके थे।
संगीत संध्या होटल के गार्डन एरिया में रखी गई थी। अध्यांश और अश्वी दोनों एक साथ गार्डन एरिया में आए थे, लेकिन अध्यांश को अजर्व से भी बात करनी थी, इसलिए उसने पास खड़े अथर्व को एक इशारा किया और अश्वी को वहीं रहने दिया, जबकि खुद अजर्व के पास चला गया। अश्वी अध्यांश के जाने के बाद अकेली खड़ी थी। तभी उसकी नज़र गार्डन के गेट पर पड़ी, जहाँ एक दादी माँ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, लेकिन उम्र होने के कारण उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो रही थी। उन्हें इस तरह परेशान होते देख अश्वी से रहा नहीं गया और वह दौड़कर उनके पास चली गई। अश्वी ने आकर दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें संभालते हुए गार्डन के अंदर ले आई, जहाँ निवांशी भी खड़ी थी। अश्वी दादी को लेकर बगीचे में निवांशी के पास आई और निवांशी से उनके लिए पानी लाने को कहा। दादी को देखते ही पता चल रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। उन्हें ज़्यादा देर खड़ा न रहना पड़े, इसलिए अश्वी ने जाकर उनके लिए कुर्सी लाकर दी और उन्हें उस पर बैठाया, लेकिन उनका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निवांशी ने पानी लाकर उन्हें दिया। दादी गुस्से में उबल रही थी। तभी 50-55 साल की उम्र की दो महिलाएं उनके पास आई। दोनों दादी के आसपास खड़ी हो गई। उनमें से जो थोड़ी बड़ी थी, उन्होंने दादी से पूछा, माँ आपको क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों है? आपको पता है ना कि गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उनके पूछने पर दादी दांत पीसते हुए बोली, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? वो नालायक, छछूंदर, भागड़ बिल्ला, उल्लू का पट्टा मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उसे पता है कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, फिर भी मुझे गाड़ी से उतारकर न जाने कहाँ चला गया। एक बार मेरे हाथ लग जाए, फिर बताती हूँ उसे। मार मार के उसकी दादी की याद न दिला दूँ तो मेरा नाम भी गायत्री देवी नहीं। दादी गुस्से में बोल रही थी। तभी कोई हंसते हंसते पीछे से आया और दादी से लिपट गया। ओह मेरी प्यारी दादी, आप कितनी स्वीट है, फिर इतना गुस्सा किस पर? आवाज़ सुनकर अश्वी और निवांशी दोनों के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज़ त्रिशिका की थी। इसका मतलब ये है कि ये अध्यांश की दादी है। अश्वी ने धीरे से कहा। दादी ने भी त्रिशिका को उतने ही प्यार से कहा, मेरी मिथुरी, कितने दिनों बाद तुझे देखा। तुझे अपनी ये बूढ़ी दादी याद भी नहीं आई और बहुत याद आई। त्रिशिका दादी से अलग होकर उनके पास ही घुटनों के बल बैठ गई। सिर्फ दादी की ही याद आई, मम्मी या काकी की नहीं। दादी पोती का इतना प्यार देखकर जो दो महिलाएं गायत्री देवी के पास आई थी, उनमें से जो उम्र में छोटी लग रही थी, उन्होंने त्रिशिका की टांग खींचते हुए कहा। त्रिशिका उनकी बात सुनकर दादी के पास से उठी और उन दोनों के पास जाकर बारी बारी से उनसे भी गले मिली। ओह काकी, आपको या मम्मी को कैसे भूल सकती हूँ? वे दोनों और कोई नहीं, अध्यांश की मम्मी श्रेष्ठा बाई थी, राजवंश, और उनकी काकी यानी अंगद की मम्मी निहारिका बाई राजवंश। ये सुनकर अश्वी को एक और झटका लगा। मम्मी, काकी, दादी माँ, ये अश्वी दीदी है और उनके साथ में निवांशी दीदी है। अश्वी और निवांशी को वहाँ खड़ा देखकर त्रिशिका ने अपनी मम्मी, काकी और दादी माँ से उनकी पहचान करवाई। अश्वी और निवांशी भी आगे बढ़कर तीनों के पैर छूने लगी। उसी समय अंगद और अध्यांश भी आ गए। अध्यांश और अंगद आकर अपने दादी के पैर छूने लगे। अध्यांश एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, जबकि अंगद त्रिशिका के पास आकर उसे चिढ़ाने के अंदाज में बोला, दादी ये झूठ बोलती है, ये नक चढ़ी। जाओ अब बंदर, तुम मत बोलो। मैं तो हमेशा ही दादी को याद करती हूँ। तुम ही हो बागर बिल्ला जिसे घर के किसी सदस्य की याद नहीं आती। त्रिशिका ने भी उसी लहजे में अंगद को जवाब दिया। मैं बंदर, तो तू बिल्ली, तो तुम काले धब्बों वाला कुत्ता, तो तुम ऊंची गर्दन वाला जिराफ, तू गिरगिट, तुम मगरमच्छ, तो तू छिपकली, तुम चालाक सियार, तू डरपोक खरगोश, तुम। त्रिशिका अंगद को कोई नया नाम दे पाती उससे पहले ही अश्वी ने दोनों को चुप करवाते हुए चिल्लाकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब दोनों में से कोई भी कुछ बोला तो दोनों को मुर्गा बना दूंगी। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, और ये क्या तरीका है एक दूसरे से झगड़ने का? अश्वी की डांट सुनने के बाद अंगद और त्रिशिका दोनों ने शर्म से सिर झुका लिया। वो तो अंगद भाई ने शुरू किया था, आप उन्हें कहिए ना। सिर झुकाकर भी त्रिशिका ने अपनी दलील देने से परहेज नहीं किया। त्रिशिका झूठ बोल रही है, शुरुआत उसने की थी। अंगद ने भी अपनी दलील दी। कहा न मैंने कि चुप हो जाओ दोनों, एक बार में समझ नहीं आता। दोनों अपने अपने मुंह पर उंगली रखो। दोनों की बहस फिर से शुरू होते देख
असबी ने दोनों को फिर से धमकाया। दोनों ने तुरंत ही अपने मुंह पर उंगली रख दी। शाबाश, असबी ने दोनों को इस तरह आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपनी बात मानते देखकर कहा। असबी की धमकी से दोनों का झगड़ा तो बंद हो गया, लेकिन किसी और की जोरदार हंसी गूंजने लगी। सभी ने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो अध्यांश हंस रहा था, एक तो अपने ससुराल वालों के साथ। अचानक हुई इस मुलाकात से असबी पहले से ही घबराई हुई थी और ऊपर से अंगद और त्रिशिका के झगड़े ने उसका मूड और भी खराब कर दिया। इसलिए जब उसने अध्यांश को यूं ठहाके मारकर हंसते देखा तो उसका पारा चढ़ गया और उसने सबके सामने अध्यांश को भी डांट दिया। आपको किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? क्या आपको भी मुर्गा बनना है? अचानक सबके सामने असबी ने अध्यांश को यूं डांट दिया तो अध्यांश का हंसना एकदम बंद हो गया और उसने भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर झुका लिया। असबी का कोई भरोसा नहीं, वह सबके सामने उसे मुर्गा भी बना सकती थी। आखिरकार इस पूरी दुनिया में अध्यांश को झुकाने की ताकत भी तो सिर्फ असबी में ही थी। अध्यांश को डांटते हुए असबी यह भी भूल गई कि उसके सामने ही उसके ससुराल वाले खड़े हैं, जो आंखें फाड़े फाड़े उसे ही देख रहे हैं। एक के बाद एक झटके तो उन तीनों को भी लग रहे थे। पहले तो असबी का अंगद और त्रिशिका को धमकाना। किसी ने असबी को देखकर ये सोचा भी नहीं था कि वह यूँ गुस्सा भी कर सकती है, क्योंकि उसे देखकर उन तीनों को वह बहुत शांति लगी थी। दूसरा, अध्यांश को यूँ ठहाके लगाते हुए देखना, क्योंकि आखिरी बार कब अध्यांश दिल से मुस्कुराया था ये तो उन्हें याद भी नहीं था। सबसे आखिर में और सबसे बड़ा झटका था असबी का अध्यांश को डांटना और उसके डांटने पर अध्यांश का गुस्सा न करना। जब असबी ने अध्यांश को मुर्गा बनाने की बात कही तो उन तीनों को ऐसा लगा कि अध्यांश वहीं खड़े खड़े उसे नर्क के दर्शन करवा देगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। कुछ कहने के बजाय अध्यांश खुद ही झुक गया। हैरान तो अंगद और त्रिशिका भी थे, क्योंकि दोनों अध्यांश के गुस्से को जानते थे। अगर कोई और होता तो अध्यांश उसे अपने नरकागार में भेज देता, लेकिन ये तो थी उसकी प्यारी और थोड़ी गुस्सैल असबी। उसे जो भी करना होता उसे अध्यांश की तरफ से पूरी छूट थी। पहले अंगद, त्रिशिका और फिर अध्यांश को धमकाने के बाद जैसे ही असबी की नज़र सामने पड़ी उसके होश उड़ गए। उन तीनों को डांटते वक्त उसे ये तो याद ही नहीं रहा कि उसकी 3 सासू माँ वहीं खड़ी है, जो उसे ही देख रही थी। उन तीनों को इस तरह खुद को देखते हुए देखकर असबी को ऐसा लगा जैसे अभी धरती फटे और वह उसमें समा जाए। असबी एक ही पल में दहाड़ती शेरनी से एक डरपोक खरगोश बन गई। असबी ने उस पल वहाँ से खिसक जाना ही सही समझा और आंसी मुझे बुला रही है, मैं अभी आती हूँ कहकर राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में वहाँ से चली गई। असबी को यूँ जाते हुए देखकर पहले तो तीनों राजवंश देवियाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोच रही थी और फिर अचानक ही एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते निहारिका जी ने कहा, बेचारी असबी, उसका चेहरा देखने जैसा हो गया था। हाँ, उसे लगा होगा कि अंगद, त्रिशिका और अध्यांश को धमकाने पर हम उसे डांटेंगे। श्रेष्ठा जी ने भी उनकी बात में सुर मिलाया। दोनों बहुओं की नज़र हंसते हंसते ही उनकी सासू माँ पर पड़ी तो उन्हें उनकी सासू माँ की हंसी में एक अलग सी खनक सुनाई दी, जैसे उनके मन में कोई खिचड़ी पक रही हो। उनके मन में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा श्रेष्ठा जी को हो गया, लेकिन पूरी तरह से पक्का करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी सासू माँ से पूछ लिया, माँ, क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मुझे सच में हमारे अध्यांश के लिए असबी बहुत पसंद आई। समझदार है, संस्कारी है, बड़ों का सम्मान करना जानती है, हमारे अध्यांश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दादी ने अपने मन की बात जाहिर की। दादी की बात सुनकर निहारिका जी ने भी सहमति जताते हुए कहा, माँ, आप सही कहती है। हाँ, थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन हमारा अध्यांश भी कम गुस्से वाला नहीं है। दोनों की जोड़ी सच में जमेगी। तुम्हारी बात सही है निहारिका, दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। श्रेष्ठा जी ने भी हामी भरी। अचानक निहारिका जी के मन में कुछ ख्याल आया, इसलिए उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन क्या हमारा अध्यांश मान जाएगा? निहारिका जी के संदेह पर दादी ने कुछ सोचकर कहा, क्यों नहीं मानेगा? अब तो उसे शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। देखो, अगर वह सीधे तौर पर हाँ नहीं कहता तो फिर मुझे उससे हाँ करवाना आता है। तीनों सास बहू असबी को अपने अध्यांश के साथ मिलाने की चर्चा कर रही थी, लेकिन उनसे थोड़ी ही दूर खड़ी बाकी उनकी बातें सुनकर गुस्से की आग में जल रही थी। पहले से ही उसे असबी से नाराजगी थी
और अब राजवंश परिवार की 3 बड़ी बहुओं को भी अध्यांश के लिए अस्वी पसंद आ गई थी, तो वह और भड़क गई। उसने अस्वी को ढूंढने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई, तो उसे अस्वी निवांशी और आंशी के साथ खड़ी दिखाई दी। अस्वी को देखकर पाकी बोली, सुरेल डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और एएसआर के बीच आने की? एएसआर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उस पर, उसकी संपत्ति पर और जोधपुर की रानी के पद पर मेरा ही अधिकार है। तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू मुझसे ये सब छीन ले। तो अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरा ऐसा हाल करूँगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ऐसा सोचकर पाकी ने किसी को फ़ोन किया और सामने वाले को कुछ आदेश दिए और वहाँ से चली गई। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।